हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सर पर आ गया। कम्बल के बिना हार में रात वो किसी तरह नहीं गुजार सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सर से टल जाएगी। ये सोचता हुआ वह अपनी भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटेगा, कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोच लेंगे। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें ततेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो कौन सा दूसरा उपाय करोगे? कोई खैरात में दे देगा कम्बल, ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज जाए, मैं रुपये ना दूंगी, ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई थी। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्यता थी, मानो वह एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस भी। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मंजूरी से एक एक पैसा काट कर 3 रुपए कम्बल के लिए जमा किए थे, वह आज निकले जा रहे हैं। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबता जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस की कटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा था, कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दो में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन से चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रह, तो यहाँ क्या लेने आया था? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी का नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी खूं खूं को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमहाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी खूं खूं से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रांड पछुआ न जाने कहां से बर्फ ले आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह तो रात कटे। 8 चिलम तो पी चुका, ये खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाज, कम्बल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे मारे। हल्कू उठा, गड्ढे में से थोड़ा सा आग निकालकर चिलम भरी, जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा बदन गर्म हो जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज मैं जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। जबरा ने अपने पंजे
उसके घुटनों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस हल्की लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो जाए अब की सो जाऊंगा। एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह से न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में लेटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिली थी। जबरा शायद ये समझ गया था कि स्वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता से उसे एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी। जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी, वह झटपट उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकारा और बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए भी आता, फिर तुरंत बाहर चला जाता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही छलक रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकना शुरू कर दिया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर ठंड कम न हुई, ऐसा जान पड़ता सारा रक्त जमा हो गया है। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है? सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर जाए तब कहीं सवेरा होगा। अभी एक पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों के ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझेगा कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, ऐसा सोचता है। मगर अब तो वो बैठे नहीं रहा जाता। उसके पास के अरहर उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए। उनका एक बड़ा सा झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें। ठंड टाठे हो जाएंगे, फिर भी आकर सोएंगे। अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चलने लगा। बगीचे में खूब अंधेरा छाया था। अंधकार में निर्दयी पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जा रहा था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी की फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा जैसे हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई। वो उससे ही चिचोर रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुर जाते, नंगे पांव गले जा रहे थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वो ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते मानो उस अथाह अंधकार को अपने सरों में संभालते हुए अंधकार के उस अनंत प्रकाश में
ये प्रकाश सिरों पर संभालते हो अंधकार के उस अनंत सागर में ये प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला लिए मानो ठंड को ललकार रहा है। तेरे जी में जो आए कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब ठंड नहीं लग रही? जबरा ने कूं कूं करके कहा, मानो वो कह रहा है, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से ही उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंडी क्यों खाते? जबरा ने पूंछ हिलाई। अच्छा, आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए ना बच्चा तो मैं दवा न कराऊंगा, हल्कू ने जबरा से कहा। जबरा ने उस अग्निराशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर कोई बात नहीं। जब राग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास आकर खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी। वो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी आग। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जा रही थी उसे आलस दबाए लेता था। जबरा जोर से भौंककर खेतों की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। हल्कू मन में ऐसा सोच रहा था। नोच ही डालेगा, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। मुझे भी कैसा धोखा हुआ था। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा, जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था, जैसे दंदाया हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहाय जान पड़ रहा था। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, हला हला जरा। फिर जबरा फिर से भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये तो दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका आया। फिर वह फिर से बुझते हुए अलाव के पास बैठ गया और राख को कुदेर कर अपनी ठंड देह को गर्म करने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता, नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गरम राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गरम जमीन पर वो चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या कहा? तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं तो मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के हाड़ पर गए। दोनों फिर खेत के डांड पर आए। देखा, सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबड़ा
और जब राम मड़ैया के नीचे चित लेटा है मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे।